हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। टॉपिक इंटरेस्टिंग वैसे ही चल रहा है क्योंकि अपन परमाणु की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास में जिस परमाणु मॉडल का अध्ययन करने वाले हैं उस परमाणु मॉडल का नाम है स्टूडेंट बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर ने परमाणु संरचना से संबंधित 1913 में जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर उस नील्स बोर के परमाणु मॉडल का अध्ययन आज की क्लास में करने वाले हैं, जो परमाणु की वास्तविक संरचना की व्याख्या करता है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल के आज विस्तृत रूप से आज अध्ययन करने वाले हैं स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक आज की क्लास का बोर का परमाणु मॉडल। वैज्ञानिक नील्स बोर ने सन 1913 में बोर के परमाणु मॉडल का उपयोग किया। सन 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का समावेश कर, या ये कह सकते हो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का समावेश कर परमाणु की संरचना के संबंध में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दोनों कमियों को लगभग दूर करता है। कहने का मतलब यहां पर बोर का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या करने में भी सफल रहा और इसके साथ ही कुछ हद तक परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में भी सफल रहा स्टूडेंट। यहां पर नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफलता हासिल की है। बाकी परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह सिद्धांत भी असफल रहा, लेकिन कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में यह परमाणु मॉडल सफल रहा है। और इसके साथ ही परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या भी इस परमाणु मॉडल के आधार पर स्पष्ट की गई, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में स्पष्ट नहीं थे स्टूडेंट। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है ये 3 अभिग्रहितों से मिलकर बना हुआ है। बोर के परमाणु मॉडल को 3 अभिग्रहितों में विभाजित किया जा सकता है स्टूडेंट। बोर के परमाणु मॉडल के जो तीनों अभिग्रहित है, इसी क्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय अभिग्रहित के रूप में क्या है इसके 3 अभिग्रहित। इन तीनों अभिग्रहितों के बारे में समझे यहां पर स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहां पर प्रथम अभिग्रहित की बात कर रहे हैं। प्रथम अभिग्रहित जो है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है स्टूडेंट। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा है यहां पर बोर के परमाणु मॉडल का प्रथम अभिग्रहित। यहां पर देखो इस प्रथम अभिग्रहित का कथन क्या है। सबसे पहले इसके कथन को समझो स्टूडेंट। क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और इन स्थिर कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये लाइन यहां पर मुख्य रूप से यहां पर आप समझ सकते हो स्टूडेंट। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या कहा था? रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में कहा था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, इन स्थिर नाभिक के चारों ओर ये जो वर्ताकार कक्षाएं हैं, इन वर्ताकार कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ती कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसके लिए आवश्यक, इसमें जो अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उस अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित गति थी और त्वरित गति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इसका मतलब यहां पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। लेकिन यहां पर नील्स बोर ने स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर इन स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में, शब्द पर जोर देना, क्या है? स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इन्हें इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की क्या है? यहां पर स्थायी कक्षाएं हैं इलेक्ट्रॉन की। ये तो इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में ही नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जब इलेक्ट्रॉन
इन कक्षाओं में गति करता है तो इन स्थायी कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहेगा। इलेक्ट्रॉन स्वयं अपनी कक्षा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन की कक्षा में परिवर्तन होगा जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। स्वयं जब ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो ही एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण कर सकता है, जा सकता है। सही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में गति कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा और परमाणु स्थायी है। परमाणु के स्थायित्व को इसी अभिग्रहित द्वारा समझा गया है। अब इलेक्ट्रॉन इन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की इन वर्ताकार कक्षाओं में जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। स्टूडेंट, आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य यहां पर आकर्षण बल कार्य करता है, उस आकर्षण बल से प्राप्त होता है अभिकेंद्रीय बल। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर इस आकर्षण बल का जो मान है, ये जो आकर्षण बल है वो इस वर्तीय गति के अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। Fe आकर्षण बल इज इक्वल टू Fc अभिकेंद्रीय बल के। तो यहां पर आकर्षण बल का मान कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4πε0 Ze²/r² कूलॉम के नियम से K Q1 Q2/r² से यहां पर आकर्षण बल का मान इज इक्वल टू अभिकेंद्रीय बल mv²/r²। m यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सही है। v यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग, r यहां पर इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है। सही है। m यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v यहां पर इलेक्ट्रॉन का उस कक्षा में वेग है, r यहां पर इलेक्ट्रॉन की उस कक्षा की त्रिज्या है। तो यहां पर बोर के परमाणु मॉडल का प्रथम अभिग्रहित जो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है, जिसके अनुसार ये बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाएं कहते हैं, और इन स्थायी कक्षाओं में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस कारण परमाणु स्थायी बना हुआ है, क्योंकि वो स्थायी कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा, वो उस कक्षा में स्थायी है। सही है। तो परमाणु के स्थायित्व को समझाने में यहां पर ये प्रथम अभिग्रहित सफल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। पहला अभिग्रहित। यहां पर बात करें द्वितीय अभिग्रहित की। द्वितीय अभिग्रहित, प्रथम अभिग्रहित जो था परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर रहा था। इसके द्वारा क्या समझा गया? स्थायित्व की व्याख्या की। यहां पर ये कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण इस अभिग्रहित के द्वारा समझाया गया। देखो क्या है यहां पर द्वितीय अभिग्रहित, समझो इससे पहले। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, समझ गए? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन नाभिक के चारों ओर उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, द्वितीय अभिग्रहित को समझो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट अभिग्रहित है यहां पर। द्वितीय अभिग्रहित, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है, केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसका मतलब यहां पर इस अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है
वो हो गया n इंटू एच अपॉन 2 पाई, अर्थात कोणीय संवेग L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यहां पर स्टूडेंट h जो है वो प्लांक नियतांक है, h यहां पर प्लांक नियतांक कांस्टेंट वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। h यहां पर प्लांक नियतांक है, m यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग, r यहां पर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, n यहां पर क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन की कक्षा का क्रमांक है। सही है। तो इलेक्ट्रॉन बोर के परमाणु मॉडल का जो द्वितीय अभिगृत है वो कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण की व्याख्या करता है। कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण की व्याख्या करेगा, जिसके अनुसार ये बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग ये रहेगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पर? तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रथम और द्वितीय अभिगृत क्लियर हो गया। बढ़ते हैं तीसरे अभिगृत की ओर। तृतीय अभिगृत यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को दर्शाता है, उसके द्वारा ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन की व्याख्या करता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, इलेक्ट्रॉन कब ऊर्जा का अवशोषण करेगा, इसकी व्याख्या कर रहा है यहाँ पर तृतीय अभिगृत। यदि किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो क्या होगा, उस परमाणु को जो दी गई ऊर्जा है वह ऊर्जा उस परमाणु में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का अवशोषण करता है। इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की कक्षा से उच्च ऊर्जा की कक्षा में संक्रमण कर जाएगा। सही है। कब? जब परमाणु को ऊर्जा दी जा रही है तो परमाणु को ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाली कक्षा, उस ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर जाएगा। उच्च ऊर्जा वाली कक्षा उसकी अस्थायी कक्षाएं होती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से, समझो यहां पर तृतीय अभिगृत, परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में संक्रमण करता है तो एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसका मान दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। जब भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है तो एक फोटोन के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो E बराबर होती है h न्यू। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू। h यहाँ पर प्लांक नियतांक, न्यू यहाँ पर आवृत्ति है। सही है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उस ऊर्जा का मान फोटोन के रूप में होता है। अगर एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर उस ऊर्जा का मान होता है और ये जो ऊर्जा है वो उन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का मान EI माइनस EF इज इक्वल टू h न्यू डेल E। EI प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा, EF अंतिम कक्षा की ऊर्जा। सही है। EI उच्च ऊर्जा की कक्षा कह सकते हो, EF निम्न ऊर्जा की कक्षा कह सकते हो। तो यहाँ पर निम्न उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करेगा तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये था स्टूडेंट बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसके आधार पर यहाँ पर परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की और कुछ हद तक परमाणु स्पेक्ट्रम को भी समझाया गया। और यहाँ पर बोर का जो परमाणु मॉडल वो 3 अभिगृतों से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर पूरा मॉडल आपका बोर्ड पर आ चुका है, बस यही आपको समझना है, इसमें यही आपको लिखना है। यदि बोर का परमाणु मॉडल पूछा जाता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, एज इट इज इसको ऐसे कैसे अपने नोट्स की कॉपी में नोट कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना, इसमें कुछ नहीं लिखना। आपको बोर का परमाणु मॉडल केवल इन 3 अभिगृतों से मिलकर बना हुआ है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको बोर का परमाणु मॉडल बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, यहाँ पर परमाणु की संरचना से संबंधित है, तो इसको अच्छी तरह समझ लेना। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन का आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए मेरे साथ, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और साथ ही वीडियो के लिए लाइक बनता है और
शेयर भी कीजिए वीडियो को। इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास